आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहां इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांग शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांग अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस वेबिनार सीरीज में, जिसे आप पिछले 6 महीने से अटेंड करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कई टॉपिक्स पर इस वेबिनार सीरीज को कवर किया है, जिसमें मोटापे से संबंधित, गैस, एसिडिटी, पेनक्रियाज, डायबिटीज, लिवर से संबंधित कई सारी बीमारियों को हमने इसमें कवर किया है। अभी हमने कोरोना स्पेसिफिक सीरीज शुरू करी है, जिसमें कोरोना से तकलीफ होने पे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हम कैसे घर पर अपने पेशेंट का इलाज कर सकते हैं ताकि हमें अस्पताल की टेंशन से कुछ हद तक आराम मिले। इसी सीरीज में आज हमने कॉमन टॉपिक चूज किया है और वो टॉपिक म्यूकरमाइकोसिस से संबंधित है। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग आज नए हैं, पहली बार ज्वाइन किया है, वो लोग हमारी पुराने कोरोना वेबिनार सीरीज को हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सीरीज हमने पहले हिंदी में करी थी, उसके बाद में हम इंग्लिश में करते हैं। इसी तरह से आज का सीरीज भी हम आज हिंदी में कर रहे हैं
और बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे ये, ताकि हम अधिकांश लोगों तक ये जानकारी दे करके उनका टेंशन दूर कर सके, उनको सही जानकारी मिलने पर वो लोग सही समय पे सही इलाज ले सके और स्वास्थ्य लाभ ले सके। अभी कोरोना के इतने ज़्यादा केस आ चुके हैं कि लोग ठीक होकर घर पर तो आ रहे हैं, लेकिन उनको एक नई समस्या सामने आ रही है। साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्पिटल में जब रहते हैं तो एक नया कॉम्प्लिकेशन से सफ़र हो रहे हैं, डॉक्टर्स को एक नया कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है और उस नया कॉम्प्लिकेशन का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आम भाषा में ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो आज हम इस वेबिनार सीरीज में जानेंगे ये ब्लैक फंगस क्या है, ये किस तरह से कोरोना के लोगों को इन्फेक्ट करता है और इससे हम अपना कैसे बचाव करें। म्यूकरमाइकोसिस, जिसको कि हम ब्लैक फंगस कहते हैं, काला फंगस कहते हैं, और ये फंगस वर्ड एक नया वर्ड नहीं है। हमने भी ये बचपन में इसका नाम सुना है, जिसको हिंदी में फफूंद या और कवक के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको बचपन से देखते आए हैं और देखते रहे हैं। आप ये जो ब्रेड का पीस देख रहे हैं, इस पे जो ब्लैक स्पॉट है ये फंगस है। इसलिए फंगस उन जगह पे ज़्यादा ग्रो करती है जो वेजिटेबल हो, सॉयल हो, मैच्योर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, लेदर होता है, ब्रेड होती है, इन पर ही आसानी से ग्रो करती है। और डे टू डे लाइफ में हम सभी इस फंगस को देखते हैं ये, और जहाँ जब फंगस देखने को मिलती है तो वो चीज़ हम खाते नहीं हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं ये। इन्हीं फंगस के ग्रुप में से म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगस है, जो हमारे लिए आज कोरोना के समय में नई समस्या का कारण बना हुआ है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वेबिनार सीरीज के लिए हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वेबिनार ज्वाइन करने के साथ साथ अपना कोई भी मन में क्वेश्चन हो वो हमें भेजें, और हम उन क्वेश्चन के आधार पे इस वेबिनार सीरीज का कंटेंट फाइनल करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन एक ऐसा भी मिला कि ये फंगस हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, तो इसी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा कि फंगस ये एटमॉस्फेयर में रहता है, मिट्टी में रहता है ये, और अपने वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जब वो सड़ने लगते हैं, जब वो डिके होने लगते हैं, तब उसमें ये ग्रोथ होने लगती है। तो ये कॉमन एनवायरनमेंट में रहने वाला फंगस है, और इसका एग्जाम्पल हम घरों में ब्रेड पे या अचार पे लगने वाले फंगस हैं समझ सकते हैं। ये फंगस अपनी ग्रोथ करता है, ग्रोथ होने के बाद में ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में से कई सारे स्पोर्स दाने दाने बन जाते हैं, और ये दाने दाने जब रप्चर होके एटमॉस्फेयर में हवा में आ जाते हैं ये, और जब यही हवा के दाने हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उस समय अगर हमारे शरीर में कमजोरी हो तो फिर हमें इन्फेक्शन होने लगता है। अब क्योंकि आज हम म्यूकरमाइकोसिस और कोविड से संबंधित टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसी के रेफरेंस में मैंने आपको समझाना चाहूँगा कि हवा में आने वाले स्पोर्स जो हवा के द्वारा अपने नाक में जाते हैं और फिर अपने फेफड़े और लंग्स में भी चले जाते हैं ये, तो इस तरह से हमें ये इन्फेक्शन नॉर्मली हवा के थ्रू मिलता है। और ये अपने शरीर में जाने के बाद हमें कैसे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, कॉमनली ये 4 रूट से हमें शरीर में जा सकता है। वैसे अभी का रूट नाक के द्वारा है, लंग में जाने का है, लेकिन ये म्यूकरमाइकोसिस हमें हवा के द्वारा, नाक हवा के थ्रू जाता है, तो ये अपने ब्रेन में और लंग्स में पहुंचता है। ये स्पोर्स खाने के द्वारा भी अपने शरीर में पहुंच सकते हैं, जिससे अपने इंटेस्टाइन का म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमारी स्किन में कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये ज़्यादा देखा जाता है, और वहाँ अगर चोट लगी है, स्किन में डैमेज हुआ है, तो ये स्किन में इसके स्पोर्स आकर के कीटाणु बीज बैठ जाते हैं और वहीं से इन्फेक्शन आने लगता है। और कुछ लोगों जो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ कॉमनली देखने को मिलता है। और जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं उनमें निडल के थ्रू इन्फेक्शन जाता है, इसलिए वो ब्लड के थ्रू फैलने की वजह से पूरे शरीर में फैल जाता है। ये फंगस अपने शरीर में जाने के बाद ग्रो होता है। ग्रो होने के लिए नाक में ग्रो हो रहा है, लंग में ग्रो हो रहा है, ब्रेन में ग्रो हो रहा है, स्किन में ग्रो हो रहा है, और धीरे धीरे ये ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है। और ब्लड वेसल्स को डैमेज करने के बाद ये सीधा ब्लड में चला जाता है
और जैसे पानी के बहाव से अपना कचरा कहीं भी जा सकता है, ठीक उसी तरीके से ये फंगस ब्लड में जाने के बाद ब्लड से शरीर के हर ऑर्गन्स में चला जाता है और जैसे अपने ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। ये आज के समय में जो फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है वो राइनो यानी नाक और ब्रेन में होने वाला फंगस ज्यादा देखने को मिलता है और ये मुख्य रूप से डायबिटिक लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें देखने को मिलता है। दूसरी वैरायटी है लंग म्यूकरमाइकोसिस, ये भी कैंसर के पेशेंट को में ज्यादा देखने को मिल रहा है और जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हो उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी जो 3 वैरायटी है वो अभी कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ उनका भी प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंटेस्टाइन का म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन यूजुअली छोटे बच्चों में जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है उनमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी हमें कुछ इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन केस मिले हैं और हमें सर्जरी करनी पड़ रही है। सर्जरी में भी इंटेस्टाइन की कंडीशन बहुत खराब मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पे स्किन का डैमेज होने से, ट्रोमा होने से, रोड साइड एक्सीडेंट होने से वहां से जो फंगस मिलता है वो स्किन को डैमेज करता है और जो निडल यूज करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनमें ब्लड के एक्सेस होने से वो ब्रेन में, हार्ट के अंदर और बाकी सभी ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये एनवायरमेंट में रहने वाला फंगस हमारे शरीर की कमजोरी होने की वजह से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ये स्लाइड मैंने स्पेशली मेरे डॉक्टर साथियों के लिए बनाई है जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं और उनको डिटेल से बताने के लिए कि नाक में जाने के बाद वो नोज की जो एपिथेलियम होती है, जो इनर लाइनिंग होती है, वहां भी उसके अंदर चले जाते हैं, वहां जाके ग्रो करते हैं और इस तरह से सेल को डैमेज करके वो फिर बाद में नाक से ब्रेन में, ब्रेन के साइनस में चले जाते हैं और अपने आप को अफेक्ट करते हैं। ये ठीक इसी तरह लंग में जाने वाला भी फंगस लंग की सेल्स जो हम एल्वेलाई कहते हैं वहां पहुंच जाता है और वहीं से ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद फिर ब्लड में एक्सेस लेता है और फिर वो पूरे लंग के साथ में ब्लड में पहुंच जाता है। ये तो म्यूकरमाइकोसिस एक थर्मो टॉलरेंट मोल्ड है, यानी जो हमारे रूटीन टेम्परेचर के अंदर वो टॉलरेबल है, अवेलेबल है और ये हमारे एनवायरनमेंट में होता है, ये हमारी मिट्टी में होता है। तो ये इसी म्यूकस का सोर्स है। तो यानी ये फंगस हमसे दूर नहीं है, हम फंगस के साथ रहते हैं। सो ये इन्फेक्शन किसको हो सकता है, जो कॉमन क्वेरी है जिसमें अधिकांश लोगों को हमें देखने को मिल रहा है। करंट सिनेरियो में जो लोग पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और जो पेशेंट हॉस्पिटल से रिकवर होकर घर पे आ रहे हैं उनमें भी ये केस देखने को मिल रहे हैं। तो आज का वेबिनार इन्हीं 2 तरह की कैटेगरी के लोगों को और उनकी फैमिली को जानकारी देने के लिए बनाए हैं कि हम ऐसे में कैसे जानकारी लें, कैसे पता करें और कैसे इसका इलाज करवाएंगे। तो स्पेशली जो लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ठीक होकर घर पे आ चुके हैं या जो कोरोना के इन्फेक्शन रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों में कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें डाउट आता है और आज मैं आपको उस लक्षण के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आपकी भी जानकारी बढ़े। आपकी जानकारी आपके परिवार की केयर के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप सिम्टम्स को जल्द ही कैच कर लें और मेडिकल कंसल्टेशन ले सकें। तो यदि आंख के चारों ओर और नाक के पास स्वेलिंग आ रही हो, लाल हो रहा हो, टेम्परेचर आ रहा हो, सर दर्द होता हो, खांसी ज्यादा आ रही हो या सांस लेने में कठिनाई हो, खून की उल्टी हो रही हो या खांसी के साथ खून आ रहा हो या पेशेंट का, पर्सन का, मेंबर का बिहेवियर अबनॉर्मल हो गया हो, तो ये चीजें हमें इंडिकेशन देती है कि इनको म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। आप देख रहे हैं इसमें बुखार, सरदर्द, खांसी, सांस की तकलीफ, ये सब कोरोना के कॉमन सिम्टम है। लेकिन आपने देखा कि म्यूकरमाइकोसिस भी लंग को इन्वॉल्व करता है, नोज को इन्वॉल्व करता है, इसलिए नाक के आसपास स्वेलिंग आती है और नाक के थ्रू और साइनस के थ्रू ब्लड में एंट्री पा लेता है, इसलिए हमारे को सर दर्द की तकलीफ आने लगती है और हमारा बिहेवियर अबनॉर्मल होने लगता है। जो मुख्य रूप से कौन लोग इस खतरे के लिए, इनमें खतरा ज्यादा बना रहता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होती है। पहले वो लोग जो डायबिटिक है और उन्हें डायबिटिक लोगों के लिए वेबिनार बहुत जरूर इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव है। डायबिटिक लोग जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है उसमें ये फंगस आसानी से ग्रो करता है, तो ये फंगस उनके लिए फर्टाइल लैंड का काम करता है। कुछ लोग डायबिटिक नहीं होते हैं
लेकिन उनके कोरोना इन्फेक्शन सीवियर होने की वजह से उनको स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, जो कि आज कोरोना के लिए एक मुख्य ट्रीटमेंट के रूप में सामने आया है। और उस ट्रीटमेंट से कई सारे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया भी गया है। लेकिन कुछ लोगों में वो स्टेरॉइड देने की वजह से डायबिटीज डेवलप होती है। तो अगर ये लोग जिन डायबिटीज डेवलप होती है और उनका शुगर अनकंट्रोल रहता है, उसमें भी ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस ग्रो होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो लोग आईसीयू में लंबे समय तक रुके हुए हैं, आईसीयू में जाने का मतलब हम समझते हैं कि उनका डिजीज सीवियर है, वो ज़्यादा क्रिटिकल है, उनका इम्यूनिटी कम है, इसलिए उन लोगों में ये संभावना ज़्यादा रहती है। जिन लोगों में ऑक्सीजन थेरेपी ज़्यादा समय तक जरूरत पड़ती है, उनमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसा कि बताया, ये सब तो 4 बात में डिस्कस करी है, वे सब अपनी इम्यूनिटी कमजोर होने की तरफ इशारा करती है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उनमें संभावना ज़्यादा होती है। और जैसे कि जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि हमने एक दूसरे पर्सन का ऑर्गन नॉर्मल पर्सन में लगाया है, तो जो नया ऑर्गन लगा है वो अपनी शरीर इम्यूनिटी एक्सेप्ट करे उसको, इसलिए हम रेसिपिएंट की इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जिसे इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं। तो इन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर होती है, और उनमें अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है, डायबिटिक होते हैं, तो उसमें ये फंगस के ग्रो होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कैंसर अपने आप में एक इम्यूनिटी कम करने का रिस्क फैक्टर है। तो जो पेशेंट कैंसर के हैं, जिनका डायग्नोसिस अभी बना हो, जिनका ट्रीटमेंट अभी हुआ हो, या जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या जो ट्रीटमेंट से रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों में भी खतरा ज्यादा बना रहता है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी भी रूटीन में कम होती है। तो ये वो लोग हैं जिनमें रिस्क ज्यादा रहता है। इन लोगों को आप आराम से घर पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें कोई मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होगा कि अपने घर के मेंबर में डायबिटीज है, क्या वो अनकंट्रोल रहती थी, क्या ट्रीटमेंट के दौरान डायबिटीज आया है, अगर उनका हॉस्पिटल स्टे ज्यादा रहा हुआ है, तो ये सब लोग हैं, उनमें संभावना ज्यादा रहती है। आपको उसमें ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। ये स्लाइड फिर मेरे मेडिकल डॉक्टर साथियों के लिए है कि हम कुछ रिपोर्ट्स को देख करके प्रेडिक्शन करते हैं कि ये क्रिटिकल सिक पेशेंट रिकवरी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसमें क्या ट्रेंड है। तो अगर उनकी ब्लड काउंट में न्यूट्रोफिल का लेवल कम हो रहा हो, वो डाउट देता है कि वो पेशेंट डिटोरेट हो रहा है। जिन पेशेंट में इंटरल्यूकिन सी का लेवल काफी ज्यादा है, उनमें ये फंगस ग्रो होने की संभावना ज्यादा होती है। जिन पेशेंट का फेरिटिन का लेवल ज्यादा होता है, उसमें भी ये इन्फेक्शन ग्रो होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये फंगस आयरन को फीड की तरह यूज करता है, उसका खाना बनता है आयरन। तो जिन लोगों में फेरिटिन ज्यादा होता है, उसमें इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। ओवरऑल जिन लोगों का सीटी स्कैन ज्यादा होता है, यानी यूजुअली हम कहते हैं लेस देन 8 to 15 एंड मोर देन 16 to 25, तो जिनका स्कोर 16 से 25 के बीच में होता है, वो लोग ज्यादा सीवियर कैटेगरी का स्कोर माना जाता है, और उन लोगों के अंदर डिजीज होने की संभावना ज्यादा होती है। और इस ट्रीटमेंट के दौरान अगर हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ती है, उनमें रिस्क ज्यादा होती है। उनको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड देने पड़ रहा है, तो उनमें रिस्क ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करके बताया। और इन लोगों को अगर हमें टोसिलिजुमेब, जो एक नया ड्रग हमने यूज किया है, लोगों ने काफी यूज किया है, अगर उसका उसमें यूज हुआ है, तो इन लोगों में रिस्क की ज्यादा रहती है। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके किसी रिलेटिव फैमिली मेंबर का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला है, और उनमें ये ट्रीटमेंट में ये वेंटिलेटर, स्टेरॉइड का यूज हुआ है, टोसिलिजुमेब का इंजेक्शन यूज हुआ है, तो भी ये लोग वो लोग हैं जिनमें ये इन्फेक्शन ग्रो होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको फिर विजिलेंट रहने की जरूरत है, ताकि कोई भी अलार्म सिम्टम आए तो हम उसको कैच कर सकें और तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए संपर्क कर सकें। किस जो मैंने सिम्टम बताए वो कैसे दिखते हैं, उसका मैंने पिक्चर है, ये पिक्टोरियल व्यू है, जो मेरे बुक से हमने रेफरेंस के थ्रू लिया है। कुछ लोगों में टीथ में पेन होने लगता है, टूथ एक ही होने लगता है, या टूथ लूज होने लगता है, इसको आप इग्नोर ना करें, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। ये भी एक म्यूकरमाइकोसिस का सिम्टम हो सकता है। कुछ लोगों में नाक और आंख के आसपास स्वेलिंग होने लगती है, ये भी एक म्यूकरमाइकोसिस का सिग्नल हो सकता है। और ये मोस्ट कॉमनली होता है कि लोगों में नाक के पास में फंगस ग्रो होती है, और धीरे धीरे स्किन का कलर ब्लैक होने लगता है। हो सकता है कि इनके नाक से डिस्चार्ज आए वो ब्लैक कलर का भी हो, या उनसे ब्लड आ रहा हो। तो ये सिम्टम है जिनमें ये इन्फेक्शन ग्रो होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपके किसी मेंबर में ये कलर चेंज आपको दिखे, सिम्टम दिखे, तो आपको तुरंत अर्जेंटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए।
हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो हमें बताया कि किसी पर्सन में ये म्यूकरमाइकोसिस ग्रो हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया हाई रिस्क फैक्टर हैं, उन फैक्टर के आधार पर प्रिडिक्शन रखते हैं कि इन पेशेंट में ये प्रोग्रेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर दूसरे फंगस की ग्रो होने की संभावना रहती है तो वो दूसरा फंगस है एस्परजिलोसिस, उसको रूल आउट करने के लिए, उसकी संभावना को रूल आउट करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं, पर इस फंगस के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। तो अगर हमें जब डाउट होता है तो हम सीटी स्कैन चेस्ट का करवाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये स्पोर्स एयर के थ्रू नाक से तो हमारे लंग में चले जाते हैं और फिर लंग में डैमेज करते हैं। तो यहाँ सीटी स्कैन का रोल ये भी आता है कि हम उसको म्यूकरमाइकोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम साथ में अगर नेजल सिम्टम है, नाक में ब्लॉकेज आ रहा है, आंख लाल हो रही है, नेक का स्किन का ब्लैक कलर का हो गया है, तो फिर एमआरआई ब्रेन के साथ में साइनस का भी हम एमआरआई करवाते हैं, हमारे साथी लोग करवाते हैं, और उससे पता लगता है कि इन्फेक्शन कितने हद तक फैला हुआ है। और इन सबको देखने के बाद में जहां भी फंगस की ग्रोथ नजर आती है उसका बायोप्सी लेके उसको जांच के लिए भेजा जाता है, और ये बायोप्सी ही एक कंफर्मेटिव टेस्ट होता है हमारे लिए कि यस इस पर्सन में ये फंगस ग्रो कर रही है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो ट्रीटमेंट करने के हमारे जो मेन प्रिंसिपल है उसमें ये होता है कि हम पहले शुगर को कंट्रोल करें। अगर डायबिटिक पेशेंट है जिसे शुगर अनकंट्रोल है तो हम इंसुलिन के थ्रू हमारे साथी फिजिशियन उसको कंट्रोल में लाते हैं। इसके लिए स्पेशल एंटी फंगल मेडिसिन यूज करते हैं। एंटीबायोटिक मीन्स एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारने में काम आती है उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जो फंगस को मारने में काम आती है उसको हम एंटी फंगल मेडिसिन बोलते हैं। तो इस फंगस को ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी फंगल इंजेक्शन यूज करते हैं, टेबलेट यूज करते हैं, जिसमें एम्फोटेरेसिन बी का रोल होता है। और कुछ लोगों में सीवियरिटी कम होती है तो पोसाकोनोजोल के नाम से टेबलेट आती है, उसको यूज करा जाता है। और जब टिश्यू डेड हो चुका होता है जो हमें नजर आता है, या जो अगर हमें सीटी स्कैन या एमआरआई से पता चले कि आंख के अंदरूनी हिस्से के अंदर या ब्रेन के अंदरूनी हिस्से के अंदर डैमेज हो चुका है, टिश्यू डेड हो चुका है, तो हमें उसकी अर्जेंट सर्जरी करके उस हिस्से को हटाना जरूरी होता है। उसके हटाए बिना मरीज की जान बचाना मुश्किल होता है। चिंता की बात यह है कि रिकवरी म्यूकर पेशेंट की का रिजल्ट करीब 50% ही मिलता है। एवरेज कहें तो 20 से 60% लोगों में ही हम पूरी रिकवरी पा पाते हैं, बाकी लोग का हम उनको नहीं बचा पाते हैं। इसलिए इस इन्फेक्शन होने के बाद में जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए फिर कहना चाहूँगा कि जल्दी डायग्नोसिस करना और जल्दी ट्रीटमेंट लेना ही इसका सही ट्रीटमेंट है, और इससे से हम अपने मिलने वाले की जान जोखिम में जाने से बचा सकते हैं। ये तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि फंगस के बारे में कैसे पता चलता है, हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, और हम हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, घर पे आए हुए लोग हैं, यानी जो हॉस्पिटल में रह के घर पे आए हैं, डायबिटिक है, आईसीयू स्टे हुआ है, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी चली हुई है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ये सब लोग हाई रिस्क पेशेंट है। तो उनमें चेतावनी की सिग्नल जैसे ही मिलते हैं, सिम्टम मैंने आपको बताए थे, आंख का लाल होना, नाक से डिस्चार्ज आना, जुकाम लगना, बुखार आना, वोमिटिंग में ब्लड आना, खांसी में ब्लड का आना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, अगर ये सिग्नल मिलते हैं तो आपको तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत इसको कंफर्म करना चाहिए कि क्या ये फंगस तो नहीं है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करें, और यही इसको बचाने का तरीका है। इस स्टेज के बाद और हम घर पे क्या कर सकते हैं? हमें घर पे करना चाहिए कि हम ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। जब पेशेंट रिकवर होकर घर में आते हैं, वो या जो डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनको भी अपना शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए। डॉक्टर के सुपरविजन में वो शायद डेली शुगर चेक करें या 3 दिन में शुगर चेक कराएं, वो डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना ज़्यादा है। तो आपको ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए। और जो डिस्चार्ज होकर घर से आ चुके हैं उन लोगों का भी शुगर कंट्रोल में रहना जरूरी है। यूजुअली लोग घर आने के बाद में शुगर रेगुलर चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना इन्फेक्शन डायबिटिक लोगों में जल्दी फैल रहा है। इन डायबिटिक लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन आने की वजह से शुगर का लेवल भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के सदस्य का शुगर लेवल
एक बार नॉर्मल रहने के बाद या कंट्रोल में रहने के बाद फिर वापस से बढ़ने लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये कहीं आने वाले इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। इसलिए आप वापस अपने डॉक्टर से संपर्क करें और शुगर का ट्रीटमेंट करवाएंगे। थर्ड पॉइंट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग घर पे अपने मिलने वाले को ऑक्सीजन देते हैं। जो ऑक्सीजन भी एक तरीके से इस म्यूकरमाइकोसिस का कारण है, और उसको बचाव करने के लिए जो हम ऑक्सीजन के साथ में पानी यूज करते हैं, ये पानी ऑक्सीजन के साथ मिलके जाता है और इस ड्राई ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके हमारे लंग में जाता है, हमारे नोज के थ्रू लंग में जाता है ये। तो जो हम ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए जो वाटर यूज करते हैं, ये वाटर भी एक कारण ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए जो पानी यूज करें वो सिंपल पानी, पीने वाला पानी यूज नहीं करें, इसके लिए डिस्टिल वाटर यूज करें। तो डिस्टिल वाटर यूज करने से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। साथ में जो वाटर का कंटेनर है इसको रेगुलर क्लीन करें, ताकि कोई भी अगर वाटर की इम्प्योरिटी है या एटमोस्फेयर की इम्प्योरिटी है तो वो भी साफ हो जाए। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए वाटर कंटेनर को क्लीन करना जरूरी है, डेली क्लीन करना चाहिए, और साथ में जो वाटर यूज कर रहे हैं वो डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। तो घर पे लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह है। इस तरीके से हम ये इसको फॉलो करने से म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन को आने से रोक सकते हैं। और अभी डर की वजह से, कोरोना इन्फेक्शन के डर की वजह से लोग एंटीबायोटिक ज्यादा ले रहे हैं, लंबे समय तक ले रहे हैं, इसलिए कुछ लोग एंटी फंगल भी लेना शुरू कर देते हैं डर के मारे। मैं आपसे कहना चाहूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप एंटीबायोटिक को लंबे समय तक ना लें, और ना ही आप एंटी फंगल को डॉक्टर की सलाह के बिना लें, क्योंकि ये कोरोना इन्फेक्शन की ड्यूरेशन लंबे समय तक चलने वाली है। आप लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक लेके अपना प्रोटेक्शन करने की गलतफहमी में हैं तो एंटीबायोटिक आपके शरीर को नुकसान डेफिनेटली कर रही है। तो आप ऐसी गलती ना करें। लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने वाले लोगों में भी फंगस के ग्रो होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप एंटीबायोटिक ज्यादा ना लें, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना लें, ओवर द यूज ना करें और अपने आप को फंगस से बचाएं। तो इस तरीके से आप अपना शुगर कंट्रोल में रख के, ऑक्सीजन घर पे ऑक्सीजन देने को तरीके से यूज करके और एंटीबायोटिक का ओवर यूज ना करके भी अपने आप को म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट आता है कि हम अपने आप को कोरोना इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। इस टॉपिक पे मैं पहले ही वेबिनार ले चुका हूं। पहले मैंने हिंदी में किया था और फिर मैंने इंग्लिश में किया था। आज भी काफी लोग, नए लोग इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो दोनों वेबिनार का जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। आप देखेंगे काफी इन्फॉर्मेटिव है और अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी उनको समरी में प्रिसाइजली बताने के लिए कि हमें कोरोना इन्फेक्शन बचाव के 7 तरीके क्या हैं, तो एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। हम पहले 1 साल पहले तक दुकान के बाहर भी जाते थे, दूर से खड़े रहते थे, लेकिन अभी हम वापस डिस्टेंस को बंद कर दिया है, मिलना जुलना शुरू कर दिया है। हमें उसको वापस बंद करके हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ लॉकडाउन लगाना चाहिए। घर से बाहर तभी जाएं बहुत एसेंशियल काम हो, ओनली 1 मेंबर घर से बाहर जाए। और जब आप मार्केट में, ऑफिस में जाते हैं तो एटलीस्ट 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करें, जैसा कि हमने पिछले साल फॉलो किया था। मास्क का यूज जरूर करें। और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, कपड़े का मास्क, फैंसी मास्क बिल्कुल यूज नहीं करें। सर्जिकल मास्क जो 3 लेयर का बना हुआ होता है अभी ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्जिकल मास्क मेन स्टे मास्क आपका बनने वाला है, उसको ढंग से यूज करें और उसी को यूज करें। कुछ लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो लोग बीमारी से रिकवर होकर घर पे आए हैं, अगर वो प्रोटेक्शन के लिए N95 मास्क यूज करते हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हैंड हाइजीन का रोल कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जब भी हम अपने नाक को, आईज को, मुंह को टच करते हैं तो हमें जरूर 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। मैंने पिछले वेबिनार में बताया था कि साबुन से हाथ धोना सिंपल और बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर साबुन का एक्सेस नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको सफिशिएंट मात्रा में लेके पूरे हाथ को, पूरी फिंगर्स को हर तरीके से हमें उसको क्लीन करना चाहिए ताकि हमें हाइजीन का बेनिफिट मिले। 4th पॉइंट आता है वैक्सीन का। जिन लोगों को वैक्सीन लगवा लिया है वो बहुत अच्छी बात है, उनका इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ गई है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इन्फेक्शन को आज भी उतनी संभावना है जितने जो बिना वैक्सीन वाले पर्सन को है। तो एक इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको इन शुरू के 3 पॉइंट्स पे ध्यान रखना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क और हैंड हाइजीन। इन तीनों से ही आप अपने आप को इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। वैक्सीन सिर्फ आपके शरीर की इन्फेक्शन लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। तो इसलिए जिनका वैक्सीन हो चुका है उनको बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका वैक्सीन नहीं हुआ है वो जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है, पोर्टल से उन पर रजिस्टर करके जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको लाइफ का इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी समझ के आप वैक्सीन कराने जरूर जाएं। वैक्सीन के बारे में भी हमने कई सारे डाउट को पिछले वेबिनार में दूर किया था। आप पिछले वेबिनार में तो उसको सुनेंगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। पर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, वैक्सीन के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, उसके सामने रिस्क नेग्लिजिबल है, इसलिए आप जरूर वैक्सीन लगवाएं। इस वेबिनार में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड से बचने के लिए या म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, और मैंने इस पॉइंट पे पिछले वेबिनार में भी जिक्र किया था, डिस्कस किया था, फिर रिपीट करना चाहूँगा। खाना अच्छा खाएं, घर का बना हुआ पौष्टिक खाना, सिंपल फ्रेश फूड, बहुत ऑयली नहीं, बहुत स्पाइसी नहीं, यानी हेल्दी फूड हो जिसमें वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा हो। हर कलर का फ्रूट खाइएगा, हर कलर की वेजिटेबल खाइएगा, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, वो आप जरूर लें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर समय पे, रात को सही समय पे नींद लेने से और पूरी नींद लेने से अपने ब्रेन के हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए अच्छी नींद लेना जरूरी है, वो लें। और आज के समय में पॉजिटिव रहें। आपने को इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो भी पॉजिटिव रहना है, इन्फेक्शन हुआ है तो भी पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एक अपने माइंडसेट को बूस्ट करता है, माइंडसेट बूस्ट होने से अपने हार्मोन के लेवल में पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, इसलिए हम इस क्राइसिस से लड़ सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि व्हाट्सएप पे अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन हम ओवर कॉन्शियस होकर के अनप्रूव इंफॉर्मेशन को अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कर देते हैं। तो प्लीज नेगेटिव मैसेज को शेयर ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं पहले उसको आजमाएं, अपने एक्सपर्ट फैमिली मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स हैं, होम्योपैथ के एक्सपर्ट से जानकारी लें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, मेरे पास ये जानकारी आई है। अगर वो आपको अश्योर करेंगे सही है, तभी आपके मिलने वालों को आप फॉरवर्ड करें। आप मानिएगा, आप जो भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं इसका मतलब ये है कि आप उन विचारों से सहमत हैं। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही जानकारी को ही अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, परिवार के लोगों को शेयर करें, और पॉजिटिव विचार वाले शेयर करेंगे तो आप उनका भी पॉजिटिव मोटिवेशन करेंगे, और इस तरह से हमें इस कोरोना से लड़ने में काफी मनोबल मिलेगा। यही सेम पॉइंट मैंने पिछले वेबिनार में भी शेयर किया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी में आते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंड हॉस्पिटल्स में भी लोड ज्यादा होने की वजह से बेड कम मिल रहे हैं, जहां ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम हो रही है। पर अभी गवर्नमेंट के एफर्ट से सब चीज स्ट्रीमलाइन हो रही है, ये क्राइसिस धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हम भी अपने लेवल पे ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, वो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो इनडायरेक्ट वे में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम हेल्दी खाना खाएं, हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, और साथ में हम पॉजिटिव सोचें, स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हमारा बॉडी के हार्मोन्स कूल कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हम एंग्जाइटी में रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, वो हमें जल्दी ब्रीदिंग करने के लिए कहते हैं। हम फास्ट ब्रीदिंग लेंगे, घबराएंगे, फास्ट ब्रीदिंग लेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस में अगर ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो लेवल कम आएगा, और इस तरह से अपना पैनिक बढ़ जाएगा। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, स्ट्रेस फ्री रहें, पॉजिटिव रहें, इस तरह से अपना इनडायरेक्ट वजन, अपना ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। डायरेक्ट वे में मैं कहना चाहूँगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। ये स्मोकिंग छोड़ने से वो न केवल खुद का फायदा करेंगे बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का फायदा करेंगे, बल्कि वो अपने नेबर का फायदा करेंगे और सोसाइटी एट लार्ज फायदा करेंगे। तो प्लीज स्मोकिंग लंग को डायरेक्टली डैमेज करता है, और अभी के समय में कोरोना से होने वाला डैमेज मैक्सिमम लंग को हो रहा है। तो अगर जिसका लंग अगर ऑलरेडी डैमेज है तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के डैमेज से उसका डैमेज डबल हो गया है, तो जल्दी रिकवरी कैसे होगी। से जल्दी रिकवरी करनी हो तो हम को लंग को सेफ रखना जरूरी है, उसे बचाव जरूरी है, उसमें स्मोकिंग का, धूम्रपान का यूज नहीं करें।
साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए। डीप ब्रीदिंग लेने से लंग के फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो जो भी ऑर्गन हमने स्टेज में हम उसको अगर कैपेसिटी इंप्रूव करेंगे तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग की एक्सरसाइज है वो हमें करते रहना चाहिए। हमें बैठने के तरीके में अगर हम थोड़ा इंप्रूवमेंट करें, अगर हम आगे झुक के बैठें, आगे झुक के बैठने से भी हमारे ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है। आगे झुकने से हमारे लंग के पिछले हिस्से के लंग में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। नॉर्मली वो मात्रा कम रहती है और जब हमें स्ट्रेस नहीं होता है तो बाकी लंग के फंक्शन से हमारी भी जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन जब लंग की प्रॉब्लम हो तो इसे आगे झुके बैठने से ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव होता है। और जो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अवेक प्रोन पोजीशन, यानी हम जागते हुए पेट के बल अगर सोते हैं उससे भी हम हमारा ऑक्सीजन का लेवल 4 से 6% तक बढ़ा सकते हैं। और इसमें टेक्निकल पॉइंट में मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हमें पिलो को 3 जगह पे लगाना है। एक हमारे चेस्ट पे, दूसरा हमारे हिप और थाई पे, और तीसरा हमारे पैर के निचले से शिन पे लगाना है। ध्यान रखना है हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं दबे। इस डायग्राम में पेट दब रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप पिलो लगाएं आपका पेट पे पिलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेट का हिस्सा चेस्ट और हिप के हिस्से के बीच की वजह से बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि पेट का मूवमेंट होना जरूरी है। पेट का मूवमेंट मीन्स डायफ्राम की मसल, और डायफ्राम की मसल हमारी ब्रीदिंग का मसल है। अगर वो डायफ्राम के फंक्शन अच्छे से होंगे तो वो लंग में ऑक्सीजन के इन एंड आउट को अच्छे से पुश करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसलिए पेट वाला हिस्से को नहीं दबाना है। उसके अलावा चेस्ट पे, हिप और थाई पे और शिन पे हमें पिलो लगा करके आधा आधा घंटा इस पे लेटना है और हमें ऑक्सीजन की प्रैक्टिस करते रहना है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हर पर्सन को घर पे इस तरह लेटने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद हम यूज टू हो जाएंगे। तो अगर हमें दोबारा तकलीफ होती है, मानो इन्फेक्शन होता है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो हमें ये एक्सरसाइज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से हम ये कर पाएंगे। तो अवेक प्रोन पोजीशन एक इफेक्टिव साइंटिफिक तरीका है जिसे हम आईसीयू के मरीज में यूज करते हैं। अब क्योंकि हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो हम सब पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि घर पे ही इसको यूज करके वन ऑक्सीजन को लेवल को मेंटेन करें। यस, जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं म्यूकर माइको इन्फेक्शन के साथ में, तो डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं जिसका हमने ब्रीफली बताया। तो वहाँ डॉक्टर्स का मुख्य मकसद होता है कि वो आपके मिलने वाले रिलेटिव की शुगर को कंट्रोल में करें। अगर आपको स्टेरॉइड चल रहा है या जरूरत पड़ी इलाज के लिए, तो धीरे धीरे स्टेरॉइड की मात्रा कम करी जाती है, और साथ में इम्यूनोमोड्यूलेटर जैसा रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी मात्रा कम करी जाती है। अगर कोई टिश्यू डेड हो चुका है तो उसको हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ताकि जब तक डेड टिश्यू नहीं हटेगा तब तक इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए एक्सटेंसिव सर्जरी, जितना पार्ट डेड है उसको निकाला जाता है। कुछ लोगों में तो आंख भी निकालनी पड़ती है, कुछ लोगों के अंदर चीख भी निकालना पड़ता है, नोज का पार्ट हटाना पड़ता है। अगर इस पार्ट को नहीं हटाएंगे तो इन्फेक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा और मरीज की जान चली जाएगी। तो हमारा मकसद ये होता है कि मरीज की जान बचाया जाए, ताकि हम और आगे जरूरत पड़े तो आगे ट्रीटमेंट उनको प्लास्टिक सर्जरी के रूप में दे सकें। इस ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंटी फंगल वो यूज करते हैं, जिसमें एम्पोटेसिन बी और पोसाकोनाजोल नाम की टेबलेट यूज करी जाती है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इन्फेक्शन होने के बाद ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। यूजुअली 2 हफ्ते से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते, इतना लंबे समय तक हमें एंटी फंगल थेरेपी देनी पड़ती है। उसके बिना ये इन्फेक्शन आसानी से कंट्रोल में नहीं आता है। हाँ, इस थेरेपी के भी अपने साइड इफेक्ट हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा मेडिकल साइंस हमेशा रिस्क और बेनिफिट को देख के काम करती है। जहां बेनिफिट ज्यादा होता है तो हम वो रिस्क लेके आगे काम करना शुरू करते हैं। और ये थेरेपी का ड्यूरेशन हम इतना लंबा क्यों रखते हैं, हमारा इसका पर्पज ये होता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, जैसे आंख में सूजन, नाक में सूजन, साइनस का प्रॉब्लम, नाक का काला होना, खांसी आना, खांसी के साथ ब्लड का आना, अगर ये सिम्टम्स जब तक ठीक नहीं हो तब तक हमें एंटी फंगल थेरेपी देना जरूरी है। और उसके लिए हम सीटी स्कैन वगैरह देखते हैं कि उनमें कितना रिस्पॉन्स आया है। और जिन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होता है वहां पर डॉक्टर्स की बड़ी टीम काम करती है। उसके अंदर आईसीयू के डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन डॉक्टर होते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आया, हेडेक आता है, अल्टरनेट बिहेवियर आता है, तो हमें न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है।
अगर नाक की तकलीफ आती है, नेजल ब्लॉकेज होता है, तो ईएनटी के एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है। अगर दांतों में तकलीफ होती है, टीथ में पेन हो रहा है, जो ढंग से बंद नहीं हो रहा है, तो डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर डैमेज होने के बाद कोई रिकवरी करना हो तो प्लास्टिक सर्जन को साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि अपना फेस एक बड़ा कॉस्मेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करके कि हम डैमेज पार्ट को हटा भी लें और डैमेज पार्ट को किस तरह से हटाएं कि उसका बाद में रिकवरी के लिए प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत पड़े तो वो अच्छे से हो सके, यानी फंक्शनल डिसेबिलिटी कम से कम हो। और ये जो फंगस की ग्रोथ होती है, इसकी जानकारी सारी हमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक डिफिकल्ट इन्फेक्शन है। और एक अच्छा सवाल मेरे पास आया था कि क्या ये म्यूकरमाइकोसिस परिवार के बाकी लोगों को हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परिवार के बाकी लोगों को नहीं हो सकता है। अगर आपका फैमिली मेंबर कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होके घर पे आए हैं या वो हॉस्पिटल से रिकवर होके आए हैं और अगर उनको म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। ये कॉन्टाजियस इन्फेक्शन नहीं है, बट हाँ, आपको सेफ्टी मार्जिन में मास्क, हैंड हाइजीन का यूज अच्छे से करना है। लेकिन आपकी प्रेजेंस से आपके परिवार को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आप उनके पास रहें और उनके पास रहते हुए उनका मनोबल बढ़ाएं और उनका इलाज करें। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये प्रिवेंट हम 3 लेवल पे कर सकते हैं। नंबर 1, हम अपना सेल्फ लॉकडाउन लगा करके अपने आप को कोरोना से इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। दैट्स द नंबर 1। नंबर 2, जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है वो डायबिटीज, शुगर को कंट्रोल में रखें। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए डिस्टिल वाटर का यूज करें और जो भी वार्निंग सिग्नल आते हैं उनके लिए जानकारी रखें। किसी भी सिम्टम को आप इग्नोर ना करें। जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो भी चेतावनी वाले सिग्नल जैसे हमने डिस्कस किया, उनके लिए आपको अवेयर होना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिंपली मैं ये कहूँ, अगर आप सिम्टम्स को याद नहीं रख पाते हैं तो भी कोई भी सिम्टम अगर आपको आता है तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को, फैमिली फिजिशियन को, एमडी फिजिशियन को जरूर कांटेक्ट करें, उनको अपडेट करें। अपने सिम्टम को टेक इट इजी मत लीजिएगा। अभी कोरोना में कोई भी सिम्टम आ सकता है, इसलिए हर सिम्टम को कोरोना माने, डरे नहीं, सिम्टम को माने, डॉक्टर को शेयर करें और टाइमली ट्रीटमेंट अपना शुरुआत करें। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट से ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ ही वेबिनार आज का खत्म करता हूं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वेबिनार सीरीज में हम 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं। आज ये 3rd लेक्चर था जो कि हिंदी में था। हम सेम टॉपिक को नेक्स्ट वीक इंग्लिश में करेंगे। और उसके बाद में रिक्वेस्ट आई है कि हमें वैक्सीन के बारे में वेबिनार में जानकारी दीजिएगा कि हमारे पास अभी 2 वैक्सीन हैं, अब तीसरा वैक्सीन और आ गया है, हमें कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए जिससे हमें फायदा ज़्यादा मिले। तो हम अपकमिंग टाइम में उस पर भी वेबिनार करेंगे और आपको ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कोरोना का समय जल्दी खत्म हो, हम लोग सब ठीक हो। उसके बाद हम हमारी रेगुलर वेबिनार सीरीज के अंदर, जिसमें बॉर्न, प्रेगनेंसी, लंग कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, गैस्ट्रो प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं उसको फिर कंटिन्यू रखेंगे। आपको अगर इस वेबिनार संबंधित कुछ पूछना हो, कोई सजेशन देना हो तो हमसे जरूर जुड़ें। इस वेबिनार के बारे में जानकारी को अपने परिवार के मेंबर्स को शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने प्रोफेशनल कलीग्स को बताएं, क्योंकि ये जानकारी, सही जानकारी शेयर करने से आप डेफिनेटली उनका स्ट्रेस कम करने वाले हैं, आप उनकी बहुत मॉरल बूस्ट करने वाले हैं। और अगर आपको कोई इंक्वायरी है, केस में क्वेरी है, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। फेसबुक पेज हमारे ओबेसिटी डॉक्टर को लाइक करके हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट करते हैं। और जो वीडियो वेबिनार के बनते हैं वो सब वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल वेट लॉस विद ओबेसिटी डॉक्टर पे हम अपलोड करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट कर रहें, ताकि आपको सारी जानकारी आपके पास, आपके मोबाइल पर रहेगी और ताकि आप टेंशन फ्री, कोरोना में टेंशन फ्री लाइफ बिता सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे पास जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने वेबिनार में कवर कर लिया है। अब कोई क्वेश्चन ऑडियंस पूछना चाहती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि 1 बाय 1 अपना हैंड रेज करें और फिर उनको अनम्यूट करके हम सभी के सवालों का जवाब देंगे।
इस बीच में सभी अभी वेबिनार में 53 मेंबर्स हमसे कनेक्टेड हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके जुड़ने से हमें मनोबल मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे पास एज एक्सपर्ट नॉलेज है, लेकिन नॉलेज सही समय पे सही लोगों तक पहुँचे तो हमें अच्छा लगेगा। और आप लोग जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ आप अगली बार भी जुड़ेंगे और अपने परिवार के बाकी लोगों को भी, दोस्तों को भी जोड़ेंगे, ताकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज हमारी बढ़ेगी और नॉलेज बढ़ने के साथ आप लोगों का फायदा होगा, जो कि हमारा एक मकसद है। आप हैंड रेज कर सकते हैं या आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंड रेज किया है। ओके ओके ओके। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, हैंड लो कर दीजिएगा और आप क्वेश्चन पूछिएगा। सर गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि ये वायरल डिजीज है विच इज नॉट कंटीजियस। जी सर, ये फंगल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, वायरस नहीं है, फंगस है ये। सॉरी व्हाट आई मीन टू से इज फंगल ओनली। ये फंगल है और कंटेजियस नहीं है। तो इफ, और आपने ये भी बताया कि पेशेंट के साथ रह के पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, पेशेंट गेट रिकवर्ड फास्टर। तो व्हाट आर द रीजन दैट इट इज नॉट कंटेजियस, जबकि कोरोना तो जबरदस्त कंटेजियस है, जबकि फंगल इन्फेक्शन भी कंटेजियस तो होता ही है। सर ये इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं है सर, ये फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं है। कोरोना कंटेजियस है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ये ओके ओके इन्फेक्शन है जो कंटेजियस नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ड्यू टू दैट इट इज नॉट कंटेजियस बाय द नेचर ऑफ इट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस नॉट अ कंटेजियस, राइट, आने से नहीं फैलेगा। अगर मुझे म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन है तो मुझसे आपको नहीं जाएगा ये। ओके ओके ओके, गॉट इट, यस। कोरोना का ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, कोरोना का इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पा रहा है या रिस्पॉन्स नहीं मिला है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, उसलिए ये सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, फंगल इन्फेक्शन के रूप में आया है। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, it is always nice to listen you on this webinar. This has been continuous third session I am listening, and I have jotted all points and conveyed to my colleagues also. I'm thankful to you for your privilege presence on this occasion, and please do join us on the upcoming webinar also, sir. Sure, sir. Sure. Without fail, I will do that. नयन भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। सर थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा वेबिनार किया। हमें भी अच्छा लगता है नयन भाई कि हम सही जानकारी सही समय पे हमारे दोस्तों को, हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा इसको पहुंचे, तो इसके थ्रू हम उनका स्ट्रेस कम करें, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ताकि सही समय पे सेफ ट्रीटमेंट मिले। यही एक तरह सेवा है, तो हम भी समय में काम करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे दोस्त हमसे जुड़ते हैं और थैंक यू सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी मिले। सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये जो हम जो ये स्टीम वगैरह लेते हैं घर पे 2-3 बार, तो उसमें जो वाटर यूज होता है तो उससे कोई हार्मफुल होता है, कोई बैक्टीरियल या फंगस ऐसा कुछ? ये वाटर जो अपन यूज करते हैं ना, ये वाटर हॉट वाटर होता है, स्टीम वाला होता है, बॉइल्ड वाटर होता है। तो बॉइलिंग करने के बाद सारे बैक्टीरिया वायरस उसमें डेड हो चुके होते हैं, तो फिर तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसको दूर करने के लिए स्टेराइल वाटर, यानी वाटर ऑलरेडी स्टेराइल है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो स्टेराइल वाटर होता है, तो हमें डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। ओके, मतलब स्टीम में टैप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है? जी हाँ, जी हाँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। विजेश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विजेश भाई। First of all, thank you very much for your kind continuous guidance sir for all of us. सर मेरा अभी 15 दिन पहले सर मैं दूसरी बार कोविड आ गया था मेरे को। नाउ आप लोगों के आशीर्वाद से आई हैव रिकवर्ड सर, लेकिन रिकवरी के बाद में सर मेरे जो तलवे हैं उसमें हमेशा दर्द रहता है और शुगर हमेशा मेरा, जब भी मैं चेक करता हूँ तो मेरा 150 से कम ही रहता है, कभी 111 है, कभी 112 है। क्या करना चाहिए सर मेरे?
देखो, पहला पॉइंट आपने कहा कि आप दोबारा पॉजिटिव आ गए हैं। दोबारा पॉजिटिव आने में चिंता की बात नहीं है। कई बार हम डर के मारे अपना ब्लड टेस्ट समय से पहले यानी 14 डेज से पहले अगर ब्लड ये आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लेते हैं तो वो कुछ लोगों में पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन वो वायरस जो शरीर के अंदर है वो ऑलरेडी डेड वायरस है। वो पॉजिटिव आ सकता है लेकिन वायरस का इन्फेक्टिविटी खत्म हो चुका है, तो इसलिए वो टेस्ट कराने की जरूरत यूजुअली नहीं होती है। आपने करवाया तो पॉजिटिव टेस्ट से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो वायरस आपके शरीर में इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी नहीं रखता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप डायबिटिक और आपके तलवे में जलन जैसा महसूस होता है, शुगर का लेवल 150 रहता है, मुझे लग रहा है कि आपका शुगर का कंट्रोल रीजनेबल है, फिर भी आप अपने शुगर कंट्रोल अच्छे से रखिए। तलवे का मतलब ये होता है कि आपका डायबिटीज लंबे समय का हो सकता है, आपको 3-4 Yes, माह हो सकता है, तो उसमें मैं कहूँगा कि आपने डायबिटिक फिजिशियन से संपर्क करके न्यूरोपैथी के नाम से कुछ नर्व में डैमेज नहीं शुरू हो रहा है, आप एक बार उस पॉइंट से उनसे कंसल्ट करें और उनसे जानकारी लें। जरूरत पड़े तो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करा के देखें कि नर्व के अंदर नर्व कंडक्शन, जो नर्व यानी पेन कैरी करने की जो नर्व्स होती है, जो अपना पेन कैरी करती है, जो हमारी सेंसेशन कैरी करती है, उनमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज से डैमेज आना शुरू हो जाता है। उस वजह से ये नमनेस या भारीपन या जलन आने शुरू होती है। तो आप उसके लिए अपने डेंटल फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो जांच करके आपको सारी जानकारी दे देंगे। So kind of you, sir. Thank you very much. A big salute to you for your great gesture, sir. Well done, sir. Thank you. And I have been listening, sir. Thank you. I expect that you will continue with 100% डॉक्टर साहब, 100%। आपको एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ सर। आज से करीब 10 से 12 साल पहले मेरे मामा जी का सर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। पुरुषोत्तम जी कुमावत नाम था, और आपने उदयपुर में उनका वो करा था सर, आपने ही बचाया था उनको सर। तब से मैं जुड़ा हूँ आपसे। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि पुराना रिलेशन है। देखो, और मैं आया भी हूँ सर आपके वहाँ। बहुत अच्छी बात है, हम आगे मिलते रहेंगे। देखो, यही हमारा एम था कि मैं एज ए खुद गैस्ट्रो सर्जन हूँ, मैं लिवर गैस्ट्रो ओबेसिटी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अब मेरे से जुड़े कई सारे लोग हैं जिनके सवाल में आते हैं, जो हमसे फोन पे पूछते हैं। आपके इन्हीं सवालों ने मुझे इंस्पायर किया है कि इस वेबिनार को मैं कोरोना पे वेबिनार शुरू करूं, ताकि आपको ऑथेंटिक प्रॉपर डिस्कशन करके मेरे कलीग से जानकर लेके आप तक शेयर करूं, ताकि आपका डाउट दूर हो, आपका स्ट्रेस दूर हो, और इस बहाने अपना संपर्क बना रहे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। So kind of you, sir. So kind. जुड़े रहेंगे। Thank you, sir. Thank you so much. मनोज भावसर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो कि आपका सर सेमिनार कहो जो भी हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है और आने वाले समय में उसकी काम बहुत आता है। सर मेरे कुछ 2 सवाल थे, वो तो ऑलरेडी आगे आ चुके हैं, लेकिन एक और जो सवाल है मेरा ये है कि कभी कभी डी डाइमर जो है, हम प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन शेक लेने से डी डाइमर बढ़ सकता है सर? सर मेरे जानकारी के हिसाब से प्रोटीन के शेक से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। डी डाइमर तो नहीं होना चाहिए ना सर? होने की संभावना को बताता है कि ये डी डाइमर को जैसे वेसल के ब्लॉकेज होने की संभावना ज्यादा होने वाली है, या उसमें ब्लॉकेज ये डी डाइमर लेवल है तो उसमें ज्यादा संभावना है कि वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। तो ये थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट की तरफ सिग्नल करता है। प्रोटीन डाइट्स की वजह से अभी तक मेरी जानकारी नहीं है, मैं आपको चेक करके मनोज जी अपडेट करूंगा कि इसमें हमारा लिटरेचर मेडिकल धन्यवाद सर। है, मैं आपको अपडेट पर्सनली जरूर करूंगा। कैलाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, मेरा सर आपसे 2 क्वेश्चन है। अभी मैं और मेरी वाइफ दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए थे और हम रिकवर हो चुके हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर हमने वैक्सीन अभी लगवाई नहीं, वी आर बिलो एज ऑफ 45, तो अब हम कितने दिन बाद वैक्सीन लगा सकते हैं? कैलाश जी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीन लगाने का समय कि हमें रिकवर होने के बाद 14 डेज बाद लगवाना चाहिए। तो मैं सिंपल भाषा में समझाऊं आपको। फर्स्ट सिम्टम अगर आया है उसने 28 दिन बाद यानी 1 महीने के बाद में, हाँ सर, आपके फर्स्ट सिम्टम से 28 दिन यानी 1 महीने के बाद में, या आपके क्वारंटीन के 14 दिन पूरे होने के बाद, 14 दिन बाद में। यूजुअली अपना क्वारंटीन टाइम 14 दिन का होता है ना, तब तक हम रिकवर हो चुके होते हैं। तो 14 दिन बाद रिकवर हो चुके होते हैं, रिकवर होने से 14 दिन बाद में। तो इन सिंपल बात है, रिकवर होने के 14 दिन बाद में या
फर्स्ट सिम्टम आने के 28 दिन बाद में हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जो ब्लैक फंगस के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, तो वो कितने दिन बाद वो सिम्टम्स आ सकते हैं या आ जाते हैं? सर ये कहना मुश्किल होता है, ये सिम्टम कभी भी आ सकते हैं। जो लोग हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने सबको आज मैंने जोड़ दिया कि हाई रिस्क पर्सन की आप विजिलेंट रहो, जी आप नजर रखो कि सिम्टम जैसे भी आए ना उस सिम्टम इग्नोर मत करो। वो सिम्टम विद इन डेज भी आ सकते हैं, विद इन 1-2 वीक बाद भी आ सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर है वो हम जितना ज्यादा अनकंट्रोल रहेगा जी तो वो जल्दी आएगा। जो रिस्क फैक्टर मैंने शेयर करे हैं वो अगर जी अच्छे से कंट्रोल रहेंगे तो वो लेट आएगा या नहीं आएगा, पर सिम्टम अच्छा हमें पता चलेगा सिर्फ सिम्टम आने से ही पता चलेगा। तो जो भी सिम्टम हो ना, जैसे आंख लाल हो रही हो, आंख में दर्द हो रहा हो या धुंधला दिख रहा हो, ये आंख के सिम्टम हुए, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस सिम्टम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। Yes, आई sir. एम ग्रेटफुल फॉर यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Thank you. और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना हैंड रेज करें, हम लोग अनम्यूट कर देंगे और आपका डाउट दूर करेंगे। अब मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं चैट बॉक्स के थ्रू जवाब देना पसंद करूंगा कि आपके में कोई डाउट नहीं रहे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। Sir, myself, Dr. Hemant Patel. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Thank you for sharing nice information. There is one question from me. What is the role of corona vaccines in highly immunocompromised patients? I mean, effectiveness of this vaccine in compared to healthy persons. Sir, in general, based on the available guideline of CDC, Center for Disease of Communication from the USA, guideline released by our ICMR authority from India, these patients are considered as a high-risk patient. Those immunity has been compromised. So all the high-risk patients should be vaccinated because they are at a risk of acquiring infection very easily. They are at a risk of developing the secondary complication of the corona infection, and they use, because of low immunity, they have relatively poor response to the medical treatment. So if we can enhance their immunity by vaccination, that is a safer bet for this patient. So I think because of this philosophy, these patients are also offered a vaccination. I hope, sir, you are satisfied to the answer. इसी के साथ हम आज का वेबिनार सीरीज समाप्त करते हैं। थैंक यू।
Yes, Madhu. Mrs. Madhu, please ask your question. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. मधु जी. आप अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछिए. सर थैंक यू सर, मेरा प्रश्न तो हो चुका है सर, एक बार आप बात बता चुके हो गया सर, अच्छी बात है सर. थैंक यू सर. Sir, namaskar. Lot many gratitudes. नमस्कार जी. And it's my second webinar that I'm attending. पर मेरे को एक without wasting your time, I'll just want to ask something. 2016 I had suffered from slip disc और उसके बाद धीरे धीरे I learned to manage everything with yoga. पर अभी इन दिनों मेरे हस्बैंड माइल्ड कोरोना पॉजिटिव हुए, उससे हम लोग सब पॉजिटिव हो गए थे, और अब मुझे बैक एक हो रहा है थोड़ा. Is it related to COVID? Do not worry. Recover from the spine pain. हाँ sir. Yoga. It will have a good muscle exercise, so that's good. Because of the corona infection, there is a weakness in the muscles area. Okay sir. For few days to few weeks. Okay sir. So let this time to pass. In between, you take some medication. In opinion of your medical expert or any, I will take medicine during this time. So take some painkiller. Okay. To relief for your muscular pain. Okay sir. It will resolve. I think within a few weeks you will be all right. Okay sir. Once when during that time I was reported that I had degenerating spine. Has it got any connection with this present situation? Corona can affect every part of organ. Not a single organ is spared by the corona. Most likely the muscle weakness is a very common symptom we see right now. Okay. And back side also, because the spine supplies the nerve supplies the muscles. Okay sir. The muscle nerve also. So it may happen because of the corona. You may have some impact on the nerve and muscle also. So by doing the wait and watch, take some symptomatic treatment during this time, you will be all right. But yes, okay, thank you consult a medical expert to clinically assess your symptom and then advise accordingly. Okay, thank you so much, sir. Sir, is it one more thing I want to, as advice from the family members, you don't work. I think not working will add to my obesity. No. I agree about that point, but here I want to modify their opinion. The opinion is for this: you do some or other activities, keep yourself in physically engaged in some more activities, but don't do any work that make you tired at the end of the day. Okay, so, sir. Avoid excessive exertion. The moment you feel you are tired, it means you cross the limit of activity for the day. Okay, sir. So don't fix the whole job. Decide how much your body can tolerate for your exercise activities. That amount only work you do. So you do some or other activity, but don't let yourself get tired at the end of the day. Thank you. हाँ सर. लेकिन थकना नहीं है. हाँ जी. आपको डिसाइड है, उससे आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा. ओके सर. सर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए सर. धन्यवाद. और उम्मीद करते हैं आप हमारी सीरीज को जो हमारे हो चुके एपिसोड उनको आप यूट्यूब पे जाके देखें, लोगों को शेयर करें और आगे से जुड़ते रहें और बाकी परिवार के सदस्यों को भी जोड़ें ताकि फायदा मिले. यस सर. श्योर सर. मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को बताया है and I'll be doing this in future also. Okay, thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks, sir. I'll attend your other webinar series also. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, Akshay ji, you can ask the question. Akshay ji, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि आपकी वेबिनार का कंटिन्यूस मुझे चाहिए, तो उसके लिए कैसे अप्रोच करना पड़ेगा आपको? आप अपना क्वेश्चन वापस बोले. सर आपकी वेबिनार का कंटिन्यूस वो चाहिए, बैकअप चाहिए, तो उसके लिए कैसे अप्रोच करना पड़ेगा? आपका वॉइस वेरी कर रहा, मुझे आपके पूरे वर्ड समझ में नहीं आया. शुरू के 3-4 वर्ड मुझे समझ में नहीं आए हैं. प्लीज वापस पूछें.
सर आपकी वेबिनार का कंटिन्यूस बैकअप चाहिए तो कैसे अवेलेबल हो पाएगा? हमारे यूट्यूब चैनल से वेट लॉस विद ओबेसिटी डॉक्टर, इस पे ठीक हमारे है, सारे ठीक वेबिनार अपडेट करे हुए हैं, है ना। है। तो यूट्यूब लिंक के थ्रू आप उनको देख सकते हैं, अपने मिलने वाले फ्रेंड सर्कल को शेयर कर सकते हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे किया हुआ है। अगर आपको भी कोई लगता है टॉपिक ऐसा जिसमें आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें मेल कर दीजिएगा। हम उस आधार पर टॉपिक को चूज करके जो आपकी पसंद का टॉपिक है, जहाँ आपकी क्वेरी ज्यादा है, उस पर भी हम वेबिनार बना के आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है सर। और सर दिलीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। Good evening, Dr. Saab. गुड इवनिंग This सर। time I am attending the 7th webinar, and all the webinars are very informative. We are thankful to you for sharing the good information to the everyone of the India. My question to you these days, after COVID, many parameters are asked by the doctor to check in blood. Can CRP may help in identifying this fungus infection in a patient? Sir, first of all, I would like to thank you for attending our webinar series, and we are thankful other way that you are liking our approach. And our aim is to provide simple information, in medical information, very simple form to all the people of the society. So again, thanks to you for attending our webinars. Then coming to your question, can CRP give clue to diagnosis of fungus in a corona patient? I think I'm correct. Yes, sir. The CRP is not a marker of fungal infection. CRP, ferritin, they are indirect marker of inflammation in the body. Inflammation means वायरस का जो इम्पैक्ट लंग पे आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट शरीर में आ रहा है, उसके इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं ये. So these markers suggest something is going in the body. Yes, they indirectly can suggest us कि अगर वो मार्कर्स कम नहीं हो रहे हैं एक रेगुलर फॉलोअप करने के बाद में, तो इट रेज अ डाउट इन आवर माइंड. अगर मार्कर का लेवल कम होके वापस बढ़ने लग रहे हैं, then give a clue to us that something going wrong. So along with CRP, we do other more tests also, but these blood tests are indirect marker of fungal infection. When we suspect, then we do the clinical examination, and that is we see the nose, eye, teeth part. Then we do the CT scan to see whether sinus or lung is involved or not, and then we do the brain also. If sinus suspected whether fungus has grown in the brain or not. Based on this area, when we localize some area of the fungus, then we take a tissue of the fungus for a biopsy. But yes, by the color, it can be diagnosed. By the experience, we start the treatment, but making diagnosis also equally important for us to start a specific therapy for that, because the therapies last for 2 to 6 weeks. So CRP has a role to give a clue regarding the inflammation has not settled down or increasing. But yes, we need to do some other tests to confirm or refute the diagnosis of fungal infection in ongoing corona infection. मुझे उम्मीद है कि लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं और मैं अब वेबिनार को एंड कर सकता हूं. अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.